हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 9 यानी हाइड्रोजन के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। इस चैप्टर से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके समस्थानिकों का द्रव्यमान अनुपात क्या है। तो हाइड्रोजन के हम सब जानते हैं कि 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ड्यूटेरियम का भी 1 होता है और ट्राइटियम का भी 1 होता है। लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार में अंतर होता है। प्रोटियम का परमाणु भार 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्राइटियम का 3 होता है। तो यदि हम इनके द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो 1:2:3 होगा। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर बताइए कि इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड के क्या लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड ऐसे हाइड्राइड होते हैं जिसके अणु में सहसंयोजक बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि सहसंयोजक बंध जब बनता है तो हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा होता है, यानी कि अष्टक पूर्ण होता है। लेकिन ये इन हाइड्राइडों का जब निर्माण होता है तो निर्माण के समय कोई एक या अधिक एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका अष्टक पूर्ण ना हो। तो समूह 13 के तत्व जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम इस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि अपन देखें BH3 के निर्माण में देखिए, बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और मतलब ऑक्टेट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस टाइप के ये जो यौगिक होंगे उनको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ये सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं, ये सामान्यतः बहुलक के रूप में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक हाइड्राइड लुईस अम्ल या क्षार की भांति व्यवहार करेंगे। अपन को बताना है कि कार्बनिक हाइड्राइड जो होंगे वो लुईस अम्ल होंगे या क्षार होंगे। तो जो कार्बनिक हाइड्राइड होते हैं उनका अष्टक पूर्ण होता है, उनके पास सहसंयोजक बंध बनाने के लिए पर्याप्त वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ना तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और ना ही त्याग सकते हैं। इसलिए ये ना तो लुईस अम्ल की भांति और ना ही क्षार की भांति का व्यवहार करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कार्बनिक हाइड्राइड की बात कर रहा है वो है CnH2n+2। तो n क्या है, यहाँ पर कार्बन का नंबर है। यदि n मतलब कार्बन का नंबर 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। यानी कि यदि हम CH4 का एग्जाम्पल देखें तो CH4 में कार्बन से 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं। तो कार्बन के पास देखिए इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा है। तो ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये ना तो लुईस अम्ल की भांति और ना ही लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के भंडारण के लिए धात्विक हाइड्राइड किस प्रकार उपयोगी है। तो प्लैटिनम और पैलेडियम आदि धातुओं हाइड्रोजन के उच्च आयतन को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। ये गर्म करने पर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं तथा उत्सर्जित हाइड्रोजन को हम ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस कारण ये धातुएं हाइड्रोजन के अधिगमन और भंडारण के लिए उपयोग में की जाती है। ये हाइड्रोजन युक्त धातु अपचायक का भी कार्य करती है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि जैसी धातुएं जो प्लैटिनम है, पैलेडियम है, या हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेती हैं और गर्म करने पर हाइड्रोजन को मुक्त कर देती है। चूंकि हाइड्रोजन इससे मुक्त हो जाती है तो इस हाइड्रोजन का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। इसलिए प्लैटिनम और पैलेडियम आदि धातुओं का उपयोग हाइड्रोजन के भंडारण के लिए किया जाता है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल के स्वतः प्रोटीनीकरण से क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो जल के जो अणु होते हैं उसमें क्या होता है, H2O, यानी कि मान लीजिए कि ये एक ऑक्सीजन परमाणु है, इससे 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। इस तरह से जल में बहुत सारे अणु होंगे। ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि यदि हम यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन के रूप में निकाल दें तो क्या बन जाएगा, OH- आयन। और क्या बन जाएगा, ये जो H+ निकला है वो दूसरे जल के अणु से जाकर के इस तरह से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+। तो मुक्त होता है और तुरंत पानी के अणु के साथ क्रिया कर लेता है, बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण, और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं जल का स्वतः प्रोटीनीकरण। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि
फ्लोरीन के साथ जल की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन कौन सी स्पीसीज ऑक्सीकृत होगी और कौन सी स्पीसीज अपचयित होगी। मतलब फ्लोरीन और जल की क्रिया कराना है और ये बताना है फ्लोरीन की क्रिया से HF और O2 का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वहां पर होगा ऑक्सीडेशन और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उसका होगा रिडक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है 0 और यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था हो गई है -1। -1 कैसे हो गई, इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई -1, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेना क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर फ्लोरीन अपचयित हो रहा है और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है और यहाँ पर भी +1 है, लेकिन ऑक्सीजन की -2 है और यहाँ पर 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है। तो यहाँ पर जल जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीकृत। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर फ्लोरीन का अपचयन होगा और जल का ऑक्सीकृत होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ के साधारण रूप की संरचना का उल्लेख कीजिए। तो बर्फ एक अति व्यवस्थित त्रिविम हाइड्रोजन आबंधित संरचना होती है, यानी कि बर्फ में हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि एक्सरे परीक्षण के द्वारा पता चला है। एक्सरे परीक्षण के द्वारा यह पता चला है कि बर्फ के क्रिस्टल में ऑक्सीजन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ 776 pm दूरी पर चतुष्फलकीय रूप से घिरा होता है। इसका मतलब ये है जल के एक अणु में आप देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 1, 2, 3 और 4, और इनकी दूरी कितनी होती है, 276 pm होती है और संरचना होती है चतुष्फलकी। हाइड्रोजन बंध बर्फ की वृहद छिद्रयुक्त संरचना, जो खुली संरचना है, उसका निरूपण कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी एवं अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। मतलब कि जल में कठोरता होती है तो स्थायी कठोरता किस कारण से होती है और अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है। तो सबसे पहले हम स्थायी कठोरता का कारण देखेंगे। तो जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होती है। मतलब कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड यदि जल में घुला होगा, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड यदि जल में घुला होगा तो जल में होगी स्थायी कठोरता। लेकिन अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के उभयधर्मी गुण को समीकरण के द्वारा समझाइए। तो जल का उभयधर्मी गुण को समझाने के लिए हम जल की क्रिया NH3 और जल की क्रिया H2S के साथ कराएंगे। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि जो H+ आयन दान दे देता है वो होता है अम्ल। तो यहाँ पर H2O की जब NH3 से क्रिया हो रही है तो H2O H+ आयन दे रहा है तो अमोनियम आयन बन रहा है और OH आयन बन रहा है, यानी यहाँ पर जल क्या कर रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो ये अम्ल की तरह व्यवहार किया। इसी प्रकार से हम जल की जब H2S से क्रिया करा रहे हैं तो H2S क्या कर रहा है, H+ आयन दे रहा है और इस H+ आयन को H2O ग्रहण कर रहा है। मतलब यहाँ पर H2O क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरह से हम इन दोनों समीकरण के माध्यम से हम बता सकते हैं कि जल उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विखनिजित जल से क्या अभिप्राय है, यह कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या ये पेय प्रयोजनों के लिए उपयोगी है। विखनिजित नाम से ही क्लियर हो रहा है, विखनिजित मतलब खनिज रहित, ऐसा जल जिससे सारे खनिज हटा दिए जाए, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, सल्फेट, मैग्नीशियम व सोडियम सबको दूर कर दिया जाए, तो ऐसा जल क्या कहलाएगा, विखनिजित जल। अब विखनिजित जल को कैसे बनाया जाता है, बहुत सारी विधियां हैं। मैं यहाँ पे 3 विधियों के बारे में बता रही हूँ। पहली विधि है आयन विनिमय विधि, दूसरी विधि है इलेक्ट्रोड आयोनाइजेशन विधि और तीसरी विधि है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन विधि। तो इस प्रकार से यदि हम जल से सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और खनिज को हटा देंगे तो वो हमारे पीने योग्य नहीं रह जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आर्थो और पैरा हाइड्रोजन से आप क्या समझते हो। तो देखिए फ्रेंड,
हाइड्रोजन का जो अणु होता है उसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं। अब इन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो प्रोटॉन होते हैं ये प्रोटॉन भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते रहते हैं। यदि इन प्रोटॉनों का चक्कर सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब दोनों क्लॉकवाइज यदि घूम रहे हैं, तो ऐसा हाइड्रोजन कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोजन। और यदि इनका ओरिएंटेशन विपरीत होता है, यानी एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन, नाभिक में प्रोटॉनों का चक्रण विपरीत होता है, तो वो कहलाता है पैरा हाइड्रोजन। तो फ्रेंड ये थे हमारी क्लास 11th के 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगले चैप्टर्स के नोट्स के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।